हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू आईटी अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले में इंट्रोडक्टरी जो है वो सी प्लस प्लस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक बातें डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या है, इसमें प्रोग्राम करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और फंडामेंटल्स थोड़े से डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के। और बेसिक प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम लिखने का जो स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस में, उसको सीखेंगे। और जो बेसिक सी प्लस प्लस की कुछ कमांड्स जो हैं वो उनको सीखेंगे और उनकी आउटपुट कंपाइल करना और उनकी आउटपुट देखेंगे कि कैसे हम जनरेट करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, हार्डवेयर ड्राइवर्स लिख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको जो एडवांस जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अ, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं तो आपके लिए प्लस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो हम सी प्लस प्लस जो है वो प्रोग्राम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस में जो है वो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो जो है वो एडिटर है जिसमें हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। और दूसरा जो है वो कंपाइलर है। कंपाइलर जो है वो आपके सोर्स कोड को वो चेक करता है कि क्या वो लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। एडिटर जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ में नोटपैड है। अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में है तो आपके पास जो भी नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं चूँकि विंडोज़ एनवायरनमेंट में हूँ तो इसलिए मैं नोटपैड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास यूनिक्स और लिनक्स में कोई भी प्लेन टेक्स्ट एडिटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप आईडीई यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आईडीई यूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेल्पिंग टूल अवेलेबल होते हैं जो कि आपको प्लेन टेक्स्ट एडिटर में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि आपके पास कोड कंप्लीशन का एक टूल अवेलेबल होता है आईडीज़ में। जैसे कि आप कोड लिख रहे होते हैं तो वो आपको उसकी उसका सिंटैक्स और वो आपको ऑटोमेटिकली इंटेलिसेंस जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो आपको उस आपके कोड कंप्लीशन करवाता है। जो कि ये फीचर आपको प्लेन टेक्स्ट एडिटर में अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा आप आपको जो है वो डिबगिंग टूल प्रोवाइड करते हैं आईडीईज के। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो कोई उसमें आपको एरर है तो आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं यूजिंग डिबगिंग टूल, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बेटर जो है वो कोड कलरिंग फॉर्मेट अवेलेबल है आईडीईज में। प्लेन टेक्स्ट एडिटर में जस्ट एक ही कलर कोडिंग स्कीम आपके पास अवेलेबल होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आईडीई यूज़ करें। बहुत सारे आईडीईज अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कंपाइलर जो है वो बेशुमार किस्म के कंपाइलर अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में हैं या यूनिक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में हैं तो आप जीसीसी कंपाइलर यूज़ करें। और अगर आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में जीसीसी कंपाइलर को भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग मिनिमम GNU फॉर विंडो, MINGW। ये कंपाइलर यूज़ करके आप जो कि मिनिमम जो है वो जीसीसी कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में इस कंपाइलर को यूज़ करके। मैं चूँकि विंडोज़ एनवायरनमेंट में हूँ तो मैं जीसीसी कंपाइलर को यूजिंग मिनिमम GW यूज़ करूँगा। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस को भी यूज़ करूँगा। आप कोई सा भी कंपाइलर, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाइलर हैं। आप
उनको यूज़ कर सकते हैं, चूँकि लैंग्वेज स्टैंडर्ड जो है वो सेम ही उसको फॉलो किया जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बोर्डलैंड सी प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है, एक फेमस कंपाइलर एडिटर होता था पहले से, लेकिन चूंकि एडवांस फीचर्स और जो नए वर्जन से लैंग्वेज स्टैंडर्ड के, जैसे सी प्लस प्लस 2011 या 11 इसको कहते हैं, इसको वो मेंटेन नहीं करता बोर्डलैंड सी प्लस प्लस। तो आप अगर सी प्लस प्लस के ऐसे फीचर्स जो आप सी प्लस प्लस 11 में ऐड हुए थे, तो फिर आप वो बोर्डलैंड सी प्लस प्लस के साथ अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप वो कंपाइल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो जीसीसी कंपाइलर कर लें या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस। इसके अलावा डेव सी भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट एडिटर मैं सजेस्ट करूंगा, सॉरी, आईडीईज मैं सजेस्ट करूंगा आपको, कोड ब्लॉक्स या विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस डेस्कटॉप, ये दोनों फ्रीली अवेलेबल हैं। विजुअल स्टूडियो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर इंस्टॉल करता है आपके साथ ऑटोमेटिकली। और कोड ब्लॉक्स में मैं चूँकि विंडोज़ एनवायरनमेंट में हूँ, तो मैं जीसीसी कंपाइलर को जो मिनिमम गनू फॉर विंडो MINGW है उसको वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करूँगा इसके साथ। ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि आप इनको कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे आप। जो कोड ब्लॉक्स है वो आप कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, www.codeblocks.org। यहाँ पे ये आपके सामने उनकी जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और डाउनलोड में आप जाएंगे और बाइनरीज में लेफ़्ट साइड पे जो पैन है इसमें आप आपका अकॉर्डिंगली जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, 32 बिट, 64 या मैक ओएस है, ये इसके लिए अवेलेबल है। विंडोज़ में चूँकि विंडोज़ एनवायरनमेंट में हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे ये जो है मेरे पास इसका मिनिमम GW जो सेटअप एक्जी फाइल है वो अवेलेबल है। इसकी जो वो बाइनरी से, यहाँ से मैंने उसको डाउनलोड में बाइनरीज पे क्लिक करेंगे, और बाइनरी से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से जो मैं विंडोज़ एनवायरनमेंट में जो है वो मिनिमम GNU फॉर विंडोज़ में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे जाएं, visualstudio.com पे जाएं, उसमें आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स में से आप अदर प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस है आपके पास अवेलेबल है, और आपने इसका एक्सप्रेस जो है वो फॉर डेस्कटॉप वर्जन जो है वो आपने इसका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों आईडीईज़ को आप डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, आप अगर तो विंडोज़ में है तो फिर आप ये जो विजुअल स्टूडियो है ये तो सिर्फ आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी जो आईडीईज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं इन दो आईडीईज़ को ही थ्रू आउट द सीरीज़ फॉलो करूँगा, और इन्हीं में जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं को ही यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। विजुअल स्टूडियो का जो कंपाइलर मेरे पास आएगा वो cl.exe फाइल आएगी, और जीसीसी में जो है वो सी प्लस प्लस के लिए जी प्लस प्लस की जो कंपाइलर है वो मेरे पास अवेलेबल होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं आईडीज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा, तो ये कंपाइलर भी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड होंगे। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी आईडीई या कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का स्टैंडर्ड सेम ही रहेगा। तो जो भी कमांड्स हम पढ़ेंगे तो वो कंपाइलर्स जो है वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो उसी के मुताबिक उसको कंपाइल और रन भी करेंगे। सी प्लस प्लस के जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हम क्यों यूज़ करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे होंगे तो हमें सी प्लस प्लस में उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है,
PHP की तरह नहीं है कि आप जस्ट वेरिएबल का नाम लिखें और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दें। जो कि नए जो जो बेसिक जो फंडामेंटल है उसमें तो आपको डाटा टाइप इसकी डिक्लेयर करनी पड़ती है। जो नए वर्जन आए हैं उसमें कुछ नए फीचर्स ऐसे आ गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं, जो कि आपको परमिशन करते हैं कि आप जस्ट वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करें। जैसे कि एक डाटा टाइप आई है ऑटो, वो अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन लेटर जो जब हम थोड़े से एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। जस्ट बिगिनिंग या इंट्रोडक्टरी लेवल के लिए अभी स्टार्ट में हम ये ऐसे ही है कि आप जो उसकी जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप ये ध्यान में रखें कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी कोई डाटा टाइप बताएंगे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे करैक्टर, CHAR, ये आपकी 1 बाइट की मेमोरी लेता है। और मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में बाइट में तो नहीं होती, वो बिट्स में होगी। वो बिट्स बिट बिट बेसिकली 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। तो मेमोरी 1 बाइट बाइट्स बाइट्स में कैलकुलेट होती है। तो वो आप ज़हन में रखिएगा कि 8 बिट्स को वो 1 बाइट कंसीडर करता है। तो करैक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है। साइंड या अनसाइंड का क्या यहाँ पे है कि साइंड से मीन कि आपकी नेगेटिव वैल्यू को भी वो स्टोर करता है, करैक्टर -128 to 127। और अगर वो साइंड अनसाइंड करैक्टर होगा तो इसका मतलब है कि वो 0 to 255 मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 8 बिट्स के अंदर आप मैक्सिमम 255 तक 0 to 255 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर डाटा टाइप जो है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए है। जैसे कि नंबर्स 1 2 3 4 5 या कोई भी, ये जो है वो 4 बाइट की मेमोरी लेता है। और साइंड और अनसाइंड वैसे ही है कि वो अगर आप नेगेटिव वैल्यू टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू या फिर जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को वो स्टोर करेगा अनसाइंड करेक्ट इंटीजर। अगर आप डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर आप फ्लोट या डबल यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी लेता है। जितनी एक्यूरेट और प्रिसीजन वाली वैल्यू आप लेंगे तो आपको वो डबल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बिगर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। फ्लोट जो है वो चूँकि 4 बाइट्स का है तो वो स्मॉलर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, तो वो आपकी मोर, अगर आप डेसिमल के बाद एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहते हैं तो फिर आप डबल यूज़ करें। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट फ्लोट वैल्यू से भी अचीव हो रहा है तो आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोट और डबल जो है ये दोनों बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। लॉन्ग जो है ये आप जस्ट इसको ऐसे लें कि ये इंडिपेंडेंट है, 4 बाइट लेगा। ये आप इंटीजर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और आप लॉन्ग को जो है वो डबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग जो है ये आपको आप समझ लें कि मोर बिगर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए है, आपके पास अवेलेबल है। आप अगर जस्ट लॉन्ग यूज़ करेंगे तो ये इंटीजर आप ये देखेंगे ये 4 बाइट ही ले रहा है एज एन इंटीजर। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग भी लिख सकते हैं तो वो क्या करेगा कि वो 8 बाइट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो डबल और जो है वो बेसिकली 8 बाइट की वैल्यू स्टोर करता है। बूलियन डाटा टाइप जो है वो 1 बिट की वैल्यू स्टोर करता है। 1 बिट मीन इसमें आप या 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं। तो जो बूलियन है ये बेसिकली आप ध्यान में रखिए कि ट्रू और फॉल्स के लिए है। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। वाइड इज़ नथिंग, यानी ये कोई मेमोरी नहीं लेगा, जस्ट एक टाइप है कि आप जब किसी भी फंक्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो आप उसकी डाटा टाइप वाइड लिख देते हैं कि हम कोई वैल्यू नहीं इससे रिटर्न, यहाँ इसको कोई पास नहीं करना चाहते तो आप वाइड लिख देते हैं। डब्ल्यू करेक्टर टी, वाइड करेक्टर टी जो है ये बेसिकली करेक्टर डाटा टाइप है। 2 या 4 बाइट, ये डिपेंड करता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट है या 32 बिट। अगर तो 64 बिट होगा तो वो 4 बाइट्स मेमोरी लेगा, अदरवाइज वो 2 बाइट्स मेमोरी यूज़ करेगा। वाइड करेक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे पास सिंपल करेक्टर अवेलेबल है?
करैक्टर जो है जैसा कि मैंने लिखा है ये 0 to 255, ये बेसिकली 0 to 255 करैक्टर सेट जो है ये एस की करैक्टर सेट जो है उसकी रेंज है। एस की करैक्टर सेट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका टेबल भी बताऊंगा कि ये एस की करैक्टर हैं और ये इनके कोड हैं एस की। तो ये मैक्सिमम 255 तक करैक्टर्स आ सकते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो जो एस की करैक्टर्स के टेबल में उनके करैक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि उर्दू है या अरेबिक है, जापानीज़ है, इनके करैक्टर्स जो हैं वो एस्की में आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी लैंग्वेजेस के करैक्टर्स को यूज़ करने के लिए आपको जो है वो यूनिकोड करैक्टर सेट चाहिए। तो यूनिकोड जो है वो 1 बाइट से ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो उसके लिए फिर ये वाइड करैक्टर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन द बिगिनिंग हम जो है वो हमारा एम्फेसिस जो होगा वो करैक्टर, इंटीजर और ये डबल फ्लोट वगैरह के ऊपर होगा। इन्हीं के साथ, या ये बूलियन, इन्हीं के साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। टोकन्स ग्रुप ऑफ करैक्टर जो है वो, अगर आपके पास एक ये प्योरली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की एक टर्म है टोकन्स, कि आप कैसे एक आपके पास एक स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर है तो आप उसको कैसे ब्रेक करके टोकनाइज करते हैं, कि फिर आप उन टोकन्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कि ये जैसे सी प्लस प्लस में आपके पास 4 टाइप ऑफ टोकन है, जैसे आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स हैं, कांस्टेंट लेटर्स हैं या ऑपरेटर हैं। फिर आप उनको जब ब्रेक करते हैं तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो करैक्टर ग्रुप ऑफ करैक्टर है ये आइडेंटिफायर है या कीवर्ड है। तो इसकी हम लेटर एग्जांपल भी करेंगे। तो अभी जस्ट आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये टोकन जो है वो 4 टाइप के हैं सी प्लस प्लस में। उनमें एक आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स हैं, कांस्टेंट लेटर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर जो है वो आपके जो जो भी डाटा आइटम्स हैं उनके सिंबॉलिक नेम जब आप देंगे सी प्लस प्लस में तो उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे आप कोई भी वेरिएबल लिखेंगे तो वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, या अपनी क्लास का नेम देंगे या एरे का नेम देंगे, ये फंक्शन का नेम देंगे, तो ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ये एरेज, फंक्शंस, क्लासेस, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे इनको और डिस्कस भी करेंगे। और वेरिएबल जो है ये हम जस्ट आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वेरिएबल जब हम जिसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे होंगे तो हम उसका वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसका हमें कोई नेम देना पड़ेगा, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। और इसके साथ हमें इसकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ती है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल सॉरी आइडेंटिफायर यानी फंक्शन नेम या अरे या वेरिएबल नेम या क्लास का नेम डिफाइन करने के लिए सी प्लस प्लस में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा कि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप कोई आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो उसको आपने कैपिटल लेटर से ही एक्सेस करना है, ये नहीं है कि आप उसका लोअर लेटर्स में लिख देंगे। वो उनको 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स जो है वो कंसीडर करेगी सी प्लस प्लस। और आपका जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर आप करेंगे तो वो कंपाइल टाइम एरर होगा, ये लैंग्वेज स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना आइडेंटिफायर नेम जो है वो अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, करैक्टर से, अल्फ़ाबेटिक करैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन आप डिजिट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे डॉट है या कॉमा है या स्लैशेस हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स भी आप जो है वो एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड जो है ये हमने डिस्कस किया है कि ये एक टाइप ऑफ टोकन है। और ये कीवर्ड्स होते क्या हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कीवर्ड्स ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करती है, यानी ये लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड हैं, लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करती है। तो हम इन इन वर्ड्स को जो है वो एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इनको यूज़ करेंगे पहले तो वो कंपाइलर ही एरर दे देगा, और सेकेंडली अगर हम ये करते भी हैं तो लैंग्वेज कंफ्यूज हो जाएगी कि ये रिजर्व वर्ड है या आपका वेरिएबल नेम है।
तो हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे एक लिस्ट है कीवर्ड्स की जो कि लैंग्वेज अपने लिए यूज़ करती है, हम इनको डिस्कस भी करेंगे, इनको स्टडी भी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जस्ट एक समझाने के लिए एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप थी टोकन्स की, वो थी कांस्टेंट लिटरल्स। कांस्टेंट लिटरल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू को हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो चेंज नहीं कर सकते। इनको हम तीन टाइप में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कोई भी डेसिमल या न्यूमेरिकल वैल्यूज़, करैक्टर कांस्टेंट कोई भी करैक्टर लिटरल, और स्ट्रिंग में ये है कि ग्रुप ऑफ करैक्टर्स एक आप लिख सकते हैं। करैक्टर में जस्ट आप कोई एक करैक्टर कांस्टेंट पास कर सकते हैं। इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जब प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं आपको उस वक्त ये एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये करैक्टर कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम लिखते वक्त। जो फोर्थ टाइप थी वो थी ऑपरेटर टोकन्स की। बेशुमार किस्म के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये परसेंटेज साइन जो है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है, जब आप डिवीजन करेंगे तो जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है ये वो आपको रिटर्न करेगा, और जो डिवीजन है वो आपको कोशेंट जो है वो रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये दो जो आपके एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल या जो भी इसकी लेफ़्ट और राइट साइड होगी, इनकी वैल्यूज़ को उनके इन बिटवीन रिलेशन चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन इक्वालिटी चेक करता है। लेस देन साइन मींस के क्या वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेस देन है राइट साइड वाली वैल्यू से। लेस देन और इक्वल मीन क्या वो लेस देन या इक्वल है। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और नॉट इक्वल क्या वो बराबर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये आपकी दो कोई भी एक्सप्रेशन या ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन को कंबाइंड रिजल्ट लेने के लिए है। लॉजिकल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। एम्परसेंड साइन, डबल एम्परसेंड साइन जो है ये एंड लॉजिक है। एंड मींस कि आप की दो एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों ट्रू होंगी तो वो उनका कंबाइंड रिजल्ट ट्रू होगा। एंड में जो है वो आप ज़हन में रखिएगा कि अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो वो रिज़ल्ट ट्रू करेगा। कोई एक भी फॉल्स होगी या दोनों फॉल्स होंगी तो वो रिज़ल्ट कंबाइंड रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। और लॉजिकल ऑपरेटर में आप ज़हन में रखिए कि कोई एक भी ट्रू हो जाए लेफ़्ट या राइट साइड वाली, या दोनों ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। ये ओनली उस वक़्त फॉल्स रिटर्न करेगा जब दोनों उसकी लेफ़्ट और राइट साइड वाली फॉल्स कंडीशन हो तो उनका कंबाइंड रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। नॉट जो है अगर वो आपको ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू है तो उसको वो फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये भी हम स्टार्ट पे हम इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये बिट लेवल के ऊपर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हैं। और ये ज़्यादा उस वक्त यूज़ होते थे जब मेमोरी एक्सपेंसिव थी और बेटर मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते थे। सपोज़ मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ इंटीजर जो कि 4 बाइट है और मैं उसमें जस्ट 2 बाइट्स की वैल्यू को यूज़ कर रहा था तो 2 बाइट जो थे वो ज़ाया जाते थे। तो वो क्या करते थे कि उस टाइम पे मेमोरी चूँकि वेरी एक्सपेंसिव थी तो वो क्या करते थे कि बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके जो उसके 2 बाइट से उनको भी प्रॉपरली यूज़ कर लेते थे। अभी इसके अलावा जो है ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये आप
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल पे जब भी कोई आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, कोई इससे रिलेटेड जो बिट्स के ऊपर काम कर रहा होगा, जैसे माइक्रो कंट्रोलर हैं बेशुमार, उनको आप यूज़ कर रहे हो तो बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। अ, इसमें ये सिंगल एम्परसेंड साइन जो है वो एंड का काम करता है, सिंगल पाइप साइन जो है ये आर का काम करता है, ये जॉर ऑपरेटर है कैरेट साइन, और ये निगेशन है टाइल्ड साइन, और ये शिफ्ट ऑपरेटर है कि आप वैल्यूज़ को टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे और ये टुवर्ड्स राइट है। राइट शिफ्ट है और ये लेफ़्ट शिफ्ट, ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी एग्जांपल करेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट इन द बिगिनिंग जो है वो हमारा मेन फोकस वो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे होगा शुरू के लेक्चर में, फिर हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, और स्टार्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को भी। असाइनमेंट क्या करेगा कि आप आपकी जो भी लेफ़्ट साइड, इस ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो असाइन करेगा, लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर होगा उसको वो असाइन कर देगा। इसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर हैं, यानी बहुत सारे और भी ऑपरेटर अवेलेबल हैं जो हम टाइम के साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा। इनमें एक साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ लिख के आप विद इन पैरेंथेसिस आप कोई भी डाटा टाइप लिखेंगे तो वो उसकी जो मेमोरी वो लेता है वो रिटर्न कर देगा, उसका साइज रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर आप साइज ऑफ विद इन पैरेंथेसिस इंटीजर int लिखेंगे तो वो 4 रिटर्न करेगा। कंडीशनल ऑपरेटर, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद कोई भी जो आप उससे फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक्स, यानी यहाँ पे एक्स स्टेटमेंट्स रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वाई स्टेटमेंट्स को रन करेगा। डॉट ऑपरेटर है और ये एरो ऑपरेटर है, ये हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने क्लास या क्लास के जो मेथड्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कास्टिंग ऑपरेटर है। इसके अलावा ये एम्परसेंट साइन और ये एस्टेरिक जो है ये अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये अलहदा से ऑपरेटर है, ये पॉइंटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो मैं इनको डिस्कस भी करूँगा कि ये एंड यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और ये एस्टेरिक जो है ये द वैल्यू एट एड्रेस है। इसको हम लेटर जो है वो डिस्कस भी करेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ रहे होंगे। तो इन द बिगिनिंग हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे हमारा एम्फेसिस होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर, बाकी जो है ये जब जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। साइज ऑफ में भी हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करें साइज ऑफ शुरू में। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है वो प्रोग्राम फ्लो, उसको आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि सबसे टॉप के ऊपर हम हेडर्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर्स क्या है कि ये थर्ड पार्टी जो फंक्शन हैं वो लाइब्रेरीज हैं, वो उनको हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में सबसे टॉप पे, और फिर हम उन लाइब्रेरीज में जो डिफाइंड फंक्शन हैं उनको अपने मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं। ये मेन फंक्शन जो है ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो मेन फंक्शन इनके रेफरेंसेस को वो ऐड कर लेता है हेडर फाइल्स के, लेकिन आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। इसके अंदर आप जो भी अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनको वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट देगा। इसके ऊपर ये ग्लोबल स्पेस कहलाती है मेन फंक्शन से ऊपर। यहाँ आप जो कुछ भी आप डिक्लेयर करेंगे उसको आप ग्लोबली अब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन का अपना स्कोप है जिसको हम लोकल टू मेन फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा ये आउटसाइड दिस मेन फंक्शन जो है वो ग्लोबल स्पेस कहलाती है। यहाँ पे हम अपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने क्लासेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने फंक्शंस जब हम ये पढ़ेंगे क्लासेस और फंक्शन तो आप मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि यहाँ पे हम इनको डिक्लेयर करते हैं, और नीचे मेथड्स इनकी फंक्शंस की डेफिनेशन यानी वो क्या परफॉर्म करेंगे वो हम मेन के स्कोप के बाद लिखते हैं। तो ये सी प्लस प्लस का जो है वो प्रोग्राम फ्लो कुछ इस तरह से होता है।
सी प्लस प्लस और सॉरी, जब हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं तो प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो बैक एंड पे वो क्या फंक्शन प्रोसेस करता है कि सोर्स फाइल होती है हमारी, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो उसमें सिंटैक्स वगैरह को चेक करता है, और अगर तो वो सक्सेसफुल है, सक्सेस सिंटैक्स कोई ऐसा एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी जो सोर्स कोड की कुछ बाइनरीज को कन्वर्ट करेगा, नॉट लाइब्रेरी रेफरेंसेस। लाइब्रेरीज मीन्स कि जो थर्ड पार्टी हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे उनके रेफरेंसेस को एज इट इज़ रहने देगा, जो आपकी स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी उनको वो बाइनरीज में कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा। लिंकर प्रोसेस जो होता है ये होता है कि वो आपकी जो वो जो रेफरेंसेस हैं उनकी बाइनरीज को यहाँ पे लिंक कर देता है आपके आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, और फिर वो प्योरली आपके पास जो है वो मशीन कोड आ जाता है जिसे हम 01 की ज़ुबान कहते हैं, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है आपके पास। ये बैक एंड पे कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। आईडीईज में जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आप जो है वो जस्ट सोर्स कोड लिखते हैं आईडीई में, और जस्ट एक बटन के क्लिक करने से आपका वो बैक एंड पे ये सारा प्रोसेस खुद हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट एडिटर में आप काम लिखते हैं तो फिर आपको वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अपनी सोर्स कोड का वो कंपाइलर की फाइल यूज़ करके, जैसे अगर आप जीसीसी है तो फिर आप जी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ करेंगे, उसका नाम लिख के आगे अपने सोर्स कोड लिख के कंपाइल करेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, और फिर उससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। देन आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे ये प्रोसेस आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो हम चूंकि आईडीज़ में यूज़ करेंगे तो ये बैक एंड पे सारा प्रोसेस जो है वो आईडीज़ खुद ही परफॉर्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस है सी प्लस प्लस का, फ्लो है, और ये उसका कंपाइलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम थोड़ा सा जो सी प्लस प्लस में कोडिंग करना सीखते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कोड ब्लॉक्स में जो है वो सी प्लस प्लस में कोडिंग करना सीखते हैं। वेलकम बैक। अब हम कोड ब्लॉक में जो है वो सी प्लस प्लस में कोड करना जो है वो सीखेंगे। कोड ब्लॉक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें जो है वो आपके ये लेफ़्ट साइड पे मैनेजमेंट पेन है, यहाँ पे आपका जो वो सारे प्रोजेक्ट्स और उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आपको इधर नज़र आएगा। यहाँ पे ये नीचे जो है जब भी आप कंपाइल करेंगे तो आपकी जो भी कंपाइल की आउटपुट या जो भी एरर्स हैं वो यहाँ पे नीचे बिल्ड लॉग के अंदर आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएंगे। ये आपका मेन एडिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपना सोर्स कोड लिखेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोड ब्लॉक्स को रन करते हैं तो आपके पास ऐसे विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, और ये आपका मेन्यू स्ट्रक्चर है ऊपर ऑलरेडी। प्रोजेक्ट्स में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप मेक श्योर कि आप कंसोल एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे। ये जो रेस्ट ऑफ द टाइप्स हैं इनसे हमारा अभी कोई कंसर्न नहीं है, तो हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और गो कर देंगे। एक वो वेलकम जो है वो डायलॉग आएगा, उसको आप जस्ट नेक्स्ट कर दें। मेक श्योर यहाँ पे सी प्लस प्लस आप क्लिक करें। सी जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस प्लस के पास ऑल जो पावर्स हैं सी की वो अवेलेबल हैं। आप सब कुछ जो है वो सी का वो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। दो डिफरेंट लैंग्वेजेस इसलिए हैं क्योंकि सी जो है वो ओल्डर जो है वो लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस जो है वो इनहेरिट हुई है। वो सी प्लस में नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, और सी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप सी प्लस प्लस करते हैं तो आप सी भी यूज़ कर रहे होते हैं एक्चुअली।
तो मेक श्योर यहाँ पे आप सी प्लस प्लस करेंगे, नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देंगे कोई भी, से हेलो यूआईटी, मैं अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखता हूँ, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की फाइल नेम जो कि कोड ब्लॉक्स में सीबीपी है वो आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो पाथ है जहाँ पे मेरी ये फाइलें जाके स्टोर होंगी, वो ऑटोमेटिकली आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके वो ऑलरेडी है यूआईटी, ये ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया हेलो यूआईटी, और आगे मैंने अपना नाम लिख दिया कोई भी, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आप मेक श्योर GNU GCC कंपाइलर है आपके पास, और ये दो ऑप्शन आपकी चेक्ड हैं। ये डिबग और जो रिलीज़ मोड हैं आपके पास कंपाइलेशन की, इनमें आप जस्ट इतना फ़र्क अभी समझ लें कि ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। अगर आप डिबग मोड, अब नॉर्मली होता है क्या है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप जो स्टार्टिंग जो है वो आपका डिबग फेज़ होता है। डिबग फेज़ में जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें कुछ एरर आते हैं, आप डिबगिंग मोड में होते हैं, आप उन एरर्स को ट्रेस करते हैं, रन करते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड जो है वो बैक एंड के ऊपर ये ऐड हो जाता है, जिसमें स्लाइटली कंपाइलेशन थोड़ी सी डिलेड होती है। लेकिन जब आप अपने क्लाइंट को अपना उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं, तो फिर आप उसको रिलीज़ मोड में कंपाइल करते हैं। इसमें यह है कि वो आपको वो जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है इस डिबग सिंबल्स का, इसको हम मैं लेटर आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वो इसमें रिमूव हो जाती हैं, तो जो कंपाइलेशन प्रोसेस है थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, जस्ट अब आप इसको इतना ही ध्यान में रखें कि ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, रिलीज मोड और डिबग मोड। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप रिलीज मोड में कंपाइल करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं। तो आप इनको चेक कर रखें और फिनिश करते हैं। जब आप फिनिश करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपका ये देखें प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें एक उसने सोर्सेज के फोल्डर में एक फाइल ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया main.cpp। जब आप main.cpp पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एडिटर में आपके पास वो एक डिफ़ॉल्ट कोड उसने लिखा होता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप जस्ट समझते हैं कि आपके पास ये एम्प्टी ऐसे है फाइल है। तो सबसे पहले हमने जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम फ्लो में पढ़ा था कि आप सबसे पहले हेडर्स को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर को इंक्लूड करने का तरीका ये है कि आप हैश सिंबल लिखते हैं, इसके बाद आप इंक्लूड लिखते हैं। इंक्लूड के बाद आप एंगल्स ब्रैकेट में आप जो है वो अपने एंगल ब्रैकेट्स में आप अपने हेडर्स का नाम लिख देते हैं, जो आप थर्ड पार्टी या जो भी आप यूज़ करते हैं। कुछ हेडर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, और कुछ जो हैं वो लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइज हैं, जो लैंग्वेज ने स्टैंडर्डाइज कर दी हुए हैं, वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं लैंग्वेज के कंपाइलर के साथ। जिनमें एक जो हेडर है वो आईओ स्ट्रीम है, जिसको हम अभी स्टार्ट पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, उनके फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे और डिस्कस भी करते जाएंगे। आईओ स्ट्रीम है, इसको नॉर्मली हेडर्स को जब आप इंक्लूड करते हैं तो आईओ स्ट्रीम और उसके साथ आप डॉट एच लगाते हैं, लेकिन आईओ स्ट्रीम सॉरी डॉट एच लगाते हैं। आईओ स्ट्रीम चूँकि लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइज हेडर है, तो इसके साथ हमें डॉट एच लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम लगाएंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने शायद कोई थर्ड पार्टी हेडर इंक्लूड किया आईओ स्ट्रीम, तो वो उसको एरर जनरेट कर देगा। तो हम जो लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइज हेडर हैं उनके साथ डॉट एच नहीं लगाएंगे। ये जो हेडर्स हैं वो बेसिकली कहाँ पे आपके पास सेव होते हैं, आप मेरे पास जहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया है सी ड्राइव पे, मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे कोड ब्लॉक्स होगा फोल्डर, कोड ब्लॉक्स, और इसमें ही मेरे पास ये मिनिमम GNU फॉर विंडोज़ MINGW जो कि मैंने इंक्लूड किया हुआ है।
बाय इसको चूज़ किया था मैंने जब इंस्टॉल करते वक्त, तो इसमें मेरे पास जो है ये इंक्लूड का फोल्डर है। इसके अंदर ये सारे जो है वो मेरे पास हेडर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है मेरे पास, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये बिन के फोल्डर में मेरे पास इनकी लाइब्रेरीज़ के रेफरेंसेस बिन फोल्डर में इंक्लूड पड़े होते हैं। बिन और इसके अलावा जो है वो लिब फोल्डर में लाइब्रेरीज़ जो है अवेलेबल होती हैं। तो इंक्लूड के फोल्डर में जो है वो आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो हेडर्स हैं वो पड़े होंगे आपके। यहीं से आप जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके हेडर्स को उठा लेता है। जो भी हेडर्स आपके इंक्लूड के फोल्डर के ऊपर पड़े होंगे उनको आप कोड ब्लॉक्स में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, यानी लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के इन बिटवीन लिखेंगे। जो स्टैंडर्डाइज वर्जन है होगा हेडर का, वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, उसके साथ आप डॉट एच नहीं लिखेंगे। जो नॉन स्टैंडर्डाइज है उनके साथ फिर आपको डॉट एच लिखना पड़ेगा। तो आईओ स्ट्रीम जो है वो स्टैंडर्डाइज हेडर है, इसलिए मुझे इसके साथ डॉट एच नहीं लिखना। तो सबसे स्टार्ट पे आप इंक्लूड करके जो भी आप हेडर्स यूज़ करना चाह रहे होंगे उनके जो भी फंक्शन वो हम डिस्कस करते जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हम उनको ऐड भी करते जाएंगे इस तरह टॉपिक। उसके बाद यहाँ बाकी जो है ये मैंने आपको बोला था कि आपके प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन मस्ट होगा। ये आप याद रखिएगा कि हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन मस्ट होगा जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि आप इंटीजर लिखेंगे, उसके बाद आप मेन और पेरेंथीसिस और उसके बाद आप करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड, ये ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर दिया। ये जो है ये फीचर जैसे देखें आईडीईज ने प्रोवाइड किया। मैंने अभी एक ही लगाई थी, उसने उसकी ऑटोमेटिकली सेकंड ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप प्लेन टेक्स्ट एडिटर में होते तो आपको ये सेकंड जो है ये ब्रेसेस भी लगानी पड़ती। तो ये इसका स्कोप कहलाता है मेन फंक्शन का। मुझे यहाँ पे ये इंटीजर और उसके बाद ये फंक्शन का नेम जो है ये हमने पढ़ा है, ये आइडेंटिफायर है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो फंक्शन आइडेंटिफायर में हमने पढ़ा था कि उसका कोई नेम आपने लिखना है, तो ये एक वैलिड नेम होना चाहिए आपका। आप ये नहीं कर सकते कि आप टू मेन लिखें, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपने वो जो वैलिड रूल्स हैं आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के उनको ध्यान में रखना है। तो मेन फंक्शन मस्ट होगा। और एम्प्टी पैरेंथेसिस ये अभी स्टार्ट पे भी आप ये रखें, इधर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट आप इसको एज इट इज़ रहने दें। ओल्डर टाइम के ऊपर आप पहले हम क्या करते होते थे कि अगर हम कुछ वैल्यू फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो ये वाइड लिख देते थे। फंक्शन जो है आप ज़हन में रखिएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन के बाद आप इससे कोई वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं। ये हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट इसके लैंग्वेज के स्टैंडर्ड में यह है कि वो रिक्वायर्ड करता है कि आप इंटीजर रिटर्न करवाएं, और जब रिटर्न करना है तो फिर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न, और आप ज़ीरो और सेमी कॉलन लगा देगा। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स जो है वो आप जब कोडिंग लिख रहे होंगे तो आपकी टर्मिनेशन जो है वो सेमी कॉलन से होगी। ये टर्मिनेटर होता है आपके स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि आप इस मेन फंक्शन को ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं। ये आपका एक वैलिड प्रोग्राम है, इवन दो हमने ये हेडर तो इंक्लूड कर लिया है, इसके अंदर जो भी कोई फंक्शन है वो अभी हमने यूज़ नहीं किए हैं। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो ये भी एक वैलिड सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। इंटीजर मेन और जस्ट ये कुछ भी नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा। जस्ट हमने एक मेन फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम कंपाइल करेगा और रन करेगा। इसको मैं आपको यहाँ से ये बिल्ड एंड रन के बटन से हम इसको करके देख सकते हैं। आप जस्ट रन भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्ड का क्या मतलब है कि इन केस आप कोई चेंजिंग करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये न्यूली आपके प्रोग्राम को बिल्ड करेगा और फिर रन करेगा। अगर आप रन करेंगे तो ये जो लास्ट बिल्ड होगा, यानी जो लास्ट टाइम आपने कोई चेंजेस की थी उधर से ये इसकी एग्जीक्यूशन कर देगा, हाल ही जो रन है।
ठीक है, तो बिल्ड भी आप सिंपली बिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्ड एंड रन कर दें, यानी उसको बिल्ड करो और रन कर दो। तो यहाँ से ये आप वो करेगा क्या कि आपके प्रोग्राम को बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा। नीचे ये देखें, यहाँ पे ये मेरा एंटीवायरस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो को चेक करता है। तो ये यहाँ पे उसने देखे नीचे अगर आप देखेंगे तो उसने सारा चेक करने के बाद जो है वो ये एक आउटपुट विंडो मेरे पास कंसोल विंडो जिसे हम कहते हैं ये ओपन हो गई। इसमें कुछ आउटपुट नहीं आ रही, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली कोड ब्लॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन है जो एक की के लिए वेट कर रहा है कि जब आप की प्रोसेस एंटर करोगे तो वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। क्या मतलब है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके दोबारा जो है वो कंट्रोल आपके इस एडिटर के पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कोई की प्रेस करूँगा तो ये देखें उसने वो कंसोल विंडो को क्लोज़ किया और प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक वैलिड सी प्लस। इससे ऊपर जो है ये जितनी भी स्पेस होगी इस मेन फंक्शन से ऊपर, ये आप समझे आपकी ग्लोबल स्पेस है। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे ये ग्लोबली अवेलेबल होगा इस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन का स्कोप जो है वो ये है, ये कर्ली ब्रेस ओपन और ये क्लोज, इसका ये लोकल स्कोप है। यहाँ पे आप जो कुछ डिक्लेयर करेंगे, सपोज कोई वेरिएबल, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे कि आप उसकी डाटा टाइप लिखेंगे जैसे कि इंटीजर INT, आगे उसका आइडेंटिफायर नेम यानी वेरिएबल नेम, सपोज मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 30 और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मस्ट है तो मैंने उसको सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये एज जो वेरिएबल है, अब ये इसका स्कोप जो है ये लोकल टू दिस मेन फंक्शन है, यानी ये इसके अंदर अंदर विजिबल है। यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा। ओ सॉरी, अब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करनी है तो आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है सी आउट, कंसोल आउट। आपने इस फंक्शन को यूज़ करना है तो ये फंक्शन अवेलेबल है आपके पास आईओ स्ट्रीम के हेडर में। तो आप पहले हेडर को इंक्लूड कर लेंगे स्टॉप पे, एंगल ब्रैकेट में आईओ स्ट्रीम। क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज वर्जन है तो मुझे इसके साथ एज नहीं लिखना है। अब आईओ स्ट्रीम के अंदर जितने भी फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में, उनको यूज़ करने के लिए हमें जितने भी ये फंक्शन लिखे हुए हैं ये एक नेम स्पेस में, ये नेम स्पेस क्या होती है इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया है। मैं आने वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये नेम स्पेस क्या है। लेकिन जस्ट आप इसको इस तरह से लें कि कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि सपोज आप जैसे आपने ये सी आउट इस आईओ स्ट्रीम का एक फंक्शन है, तो सपोज आप किसी और का कोई हेडर इंक्लूड करते हैं, उसने भी सी आउट कोई अपना डिफाइन किया हुआ फंक्शन। तो उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने एक नेम स्पेस डिक्लेयर करते हैं। तो जो जो आईओ स्ट्रीम के अंदर नेम स्पेस है उसको वो एसटीडी कहते हैं। उस एसटीडी नेम स्पेस के अंदर ये सारे फंक्शन हैं। तो आप इन फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं जो उस एसटीडी नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है स्ट्रीम के, तो आपको क्या करना है कि हर फंक्शन को कॉल करने से पहले आप क्या लिखेंगे, एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि ये डबल कॉलन है। ये हमने उधर ऑपरेटर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसको मिसलेनियस ऑपरेटर समझ लें कि आपने उसका स्कोप रेजोल्यूट किया। आपने कहा कि एसटीडी नेम स्पेस और डबल कॉलन और फिर उसके अंदर सी आउट फंक्शन है, इसको मैं यूज। तो सी आउट फंक्शन का क्या है कि आप कंसोल आउट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल आउट क्या करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन है। तो फिर उसके बाद डबल लेस देन साइन, ये ऑपरेटर है, एक नया ऑपरेटर आ गया आपका। ये शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहेंगे कि इन टूवर्ड्स स्क्रीन इसको इंसर्ट कर दो किस चीज़ को। अब यहाँ पे आफ्टर दिस ऑपरेटर हम बताना वो किस चीज़ को हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करना चाहते हैं। जैसे कि ये वेरिएबल है एज, तो हम यहाँ पे एज वेरिएबल को आउटपुट करना चाहते हैं। तो ये जब आप एज को आउटपुट करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वेरिएबल की वो उसको आउटपुट करेगा।
अभी हम इसको इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देखते हैं, यानी बिल्ड एंड रन करके देखते हैं, तो आप देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर 30 आउटपुट कर रहा होगा। ये आप देख सकते हैं 30। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेने के लिए आपके पास फंक्शन है सी आउट। ठीक है, इसके बाद ये कीज के लिए वेट कर रहा है, प्रेस करूंगा तो वो वापस कंट्रोल एडिटर के पास आ जाएगा। अब ये जो एज वेरिएबल है ये तो है लोकल, और अगर मैं ग्लोबली कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर एज, ठीक है, इज इक्वल टू 50, तो जब मैं सी आउट करूंगा तो यहाँ पे ये कौन सा एज ले रहा है, ये ग्लोबल वाला या लोकल वाला? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या करता है कि वो आपका जो लोकल उसको लोकल अवेलेबल होगा उसको वो लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखें उसने 30 ही प्रिंट किया है, 50 प्रिंट आउट नहीं किया है। ठीक है, दो वो ग्लोबल वेरिएबल भी उसी नेम से मैंने लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो इस मेन फंक्शन के स्कोप से आउट है तो ये लोकल वेरिएबल जो है वो इसको कंसीडर कर रहा है, इस वेरिएबल को वो यहाँ पे आउटपुट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये ग्लोबल इस स्कोप से आउट होना चाहता हूँ तो फिर अगेन वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्लोबल स्कोप है यानी इस लोकल स्कोप से आउटर जो स्कोप है उसका जो वेरिएबल है उसको वो यहाँ पे प्रिंट आउट करो। तो ये अभी जो है वो उसको 50 प्रिंट आउट करना चाहिए। ठीक है, ये अब आप देखें यहाँ पे उसने 50 प्रिंट आउट कर दिया। तो ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ये ग्लोबली हम लोकली यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जस्ट मैं थोड़ा सा डिक्लेयर बताना चाहता था कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स या ग्लोबल थिंग्स भी डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन द बिगिनिंग अगर आपको इसकी समझ नहीं भी आई तो आप जस्ट इसको एज अ कंसेप्ट अपने ज़हन में रखें कि ग्लोबल ये फंक्शन के लोकल स्कोप है और इसके ऊपर ये ग्लोबली अवेलेबल है। इसके अलावा और भी फंक्शन हैं जिनके जो हम मोड डिक्लेयर करते हैं, तो हम ग्लोबल कोई वैल्यू को हम पूरे फंक्शन में या उनके स्कोप में एक्सेस करना चाह रहे होंगे तो हम ग्लोबली भी कोई लिख सकते हैं, तो वो हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। यहीं पे हम अपने क्लासेस वगैरह डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जो हम आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल का नेम लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू को वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास टोकन की एक टाइप है कांस्टेंट लिटरल्स। तो अब वो कांस्टेंट लिटरल क्या है कि वो उनकी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो उनमें न्यूमेरिक कांस्टेंट थी एक वैल्यू न्यूमेरिक लिटरल से, वो क्या है कि आप जस्ट नंबर्स लिख दें, आप ये एज इट इज़ आउटपुट हो जाएंगे सबकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो ये न्यूमेरिक लिटरल कहलाता है, एज इट इज़ जो भी वो वैल्यू है वो उसने आउटपुट कर दी है। ठीक है, इसमें आप चाहे डेसिमल नंबर कर लें उसको, चाहे वो सिंपल नंबर रख दें, तो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट लिटरल कहलाता है। करेक्टर कांस्टेंट लिटरल के लिए क्या है कि आप सिंगल अपोस्ट्रोफी कामा में कोई एक करेक्टर लिख देंगे तो ये करेक्टर कांस्टेंट लिटरल बन जाएगा। तो ये अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट क्या करेगा, डी सिंपल एक करेक्टर, ये देखें। ठीक है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट लिटरल के लिए क्या है कि आप ग्रुप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक जो हम वो लिखना चाहते हैं तो आप विद इन कोटेशन मार्क आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज़ वो आउटपुट कर देगा, हाउ आर यू। ठीक है, इसको आप रन करें तो आप वो देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर हाउ आर यू उसने आउटपुट कर दिया। अगर आप सेकंड लाइन के ऊपर जाके कोई एसटीडी और इस तरह सी आउट फंक्शन कॉल करते हैं और इसमें आप लिखते हैं हाउ आर यू,
आईटी आईटी यूनिवर्सिटी, ओ आईटी यूनिवर्सिटी नहीं, आईटी एकेडमी स्टूडेंट्स, और सेमीकोलन लगाऊंगा। दो ये न्यू लाइन के ऊपर आपने सी आउट किया, लेकिन कंसोल आउट जो है वो इसको इस लाइन, इस एक ही लाइन के ऊपर इस कमांड की टर्मिनेशन के आगे ही आउटपुट करेगा, क्योंकि वो इसको एक ही लाइन कंसिडर कर रहा है। ये आप देखिए, उसने लिखा हाउ आर यू और उसके बाद आईटी एकेडमी स्टूडेंट्स, उसने एक ही लाइन के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि वो न्यू लाइन के ऊपर इसको आना चाहिए, इस आउटपुट को, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं। मैनिपुलेटर क्या है कि वो हेल्पिंग फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन है, जो कि आईओ स्ट्रीम में ही डिफाइन है, जिनको हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करते जाएंगे। जब प्रोग्राम्स हम लिखते जाएंगे तो मैं उनको यूज़ भी करूँगा और डिस्कस करता जाऊँगा। इनमें एक मैनिपुलेटर जो है वो एंड लाइन है। उसको यूज़ करने के लिए क्या है कि वो आप अगेन एसटीडी लिखेंगे और एंड लाइन, ENDL, एंड लाइन। ये मैनिपुलेटर क्या करेगा कि इस ये कंसोल की ये जो लाइन है, जब भी यहाँ पे आएगा, इसका मतलब है कि कंसोल की लाइन को एंड करो और नेक्स्ट जो है वो न्यू आउटपुट जो है वो न्यू लाइन के ऊपर कर दो। तो अब इसको रन करूँगा तो आप देखें उसने क्या किया कि हाउ आर यू, उसके बाद एंड लाइन कर दिया और जो जो नेक्स्ट है वो न्यू लाइन के ऊपर आ गया। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इस ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम यूज़ किया है एक ही सी आउट के अंदर। तो इसको हम चेनिंग कहते हैं कि एक ही आप इस जगह पे आप इसको टर्मिनेट करके और इसके बाद अगेन आप जस्ट ऐसे ही लिख देते एस टी डी एंड लाइन, तो ये सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन हमने इसको वो चेनिंग कर दिया कि वो एक ही लाइन के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। आप इसको इस सारी कमांड को जो है वो एक ही लाइन पे भी लिख सकते हैं यूजिंग चेनिंग। इधर फिर मुझे एस टी डी और सी आउट करना पड़ा। एस टी डी सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट ऐसे कर दें तो वो क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग लिटरल लेगा, इसको कंसोल के ऊपर आउट करेगा, एंड लाइन करेगा और फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल लेकर उसको आउटपुट कर देगा स्क्रीन। ये सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें एक ही लाइन से सी आउट से आप चेनिंग करके इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र से अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं कि वो यूज़र आपको कोई इनपुट करे, तो इसके लिए एक फंक्शन है सी इन, कंसोल इन, और इसको यूज़ करने के लिए आपको डबल ग्रेटर देन साइन लगाना पड़ता है। और इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट करो कंसोल से। तो इसको आप कोई भी वेरिएबल देंगे तो ये उसमें वैल्यू को स्टोर कर देगा, यूज़र से वैल्यू को गेट करके। सपोज इंटीजर एज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल के ऊपर यूज़र को मैं आउटपुट करता हूँ कि एंटर योर एज। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा और ये मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे लिखूँगा। और सी इन मैं कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, एज में। एज वेरिएबल में जो है वो जो भी यूज़र एंड वैल्यू लिख के एंटर करेगा तो वो एज में स्टोर हो जाएगी। और देन मैं यहाँ पे सॉरी, इसको भी मुझे एस टी डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये सी इन फंक्शन भी आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड है, तो मुझे वो एस टी डी लिखना पड़ेगा नेम स्पेस। और देन मैं एस टी डी लिख के सी आउट करूँगा यूज़र को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यू एंटर्ड योर एज इज़, और स्पेस, और आप देन क्या करेंगे कि यहाँ पे
एज जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आउटपुट कर देंगे। जो भी यूज़र एज में एंटर करेगा वो जस्ट आउटपुट कर देंगे आप। इसको मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, वो एंटर योर एज, और यहाँ पे वो वेट कर रहा है कि आप कुछ वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज मैं 33 लिख के एंटर करूँगा तो उसने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको आउटपुट कर दिया, योर एज इज़ 33, जो भी वैल्यू थी एज की। तो इस तरह से आप यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप एज के साथ आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हाइट, तो आप सी इन में भी चेनिंग कर सकते हैं। जैसे एज है और फिर मैं डबल एक्सट्रैक्शन लिख के एच ई उस वेरिएबल हाइट में वैल्यू स्टोर कर, योर एज इज़ दिस, और उसके बाद मैं उसको आउटपुट ऐसे करता हूँ कि एंड योर हाइट इज़ हाइट। तो जब आप सी इन में चेनिंग करेंगे इस तरह से, यानी मोर देन वन वेरिएबल्स में, तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप रन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ एंटर करेंगे। अगर तो सपोज मैं 100 लिख के एंटर कर दूंगा तो वो हाइट में तो वैल्यू ले लेगा 200। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, योर एज इज़ 100 एंड योर हाइट इज़ 200, तो वो एक एक वैल्यू के लिए वो एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू को एंटर करने के लिए रुकता है। ठीक है, एक जो है वो 200 बाई 71 में अगर इस तरह से लिखता हूँ तो वो जो है वो इस तरह से, आप अगर कॉमा लिख के कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, योर एज लिखेंगे, एंटर करेंगे, और फिर अब आपको सेकंड वैल्यू के लिए समझ नहीं आ रही कि क्या लिखेंगे, ये क्या आउटपुट करना है। तो इस तरह से आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें वो यूज़र को जो आपके प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। मतलब ओके, एज तो उसको समझ आ रही है कि 33 या जो भी उसकी एज है उसने एंटर कर दी, लेकिन नेक्स्ट उसको अब प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू भी एंटर कर सकता है। तो ये प्रॉपर तो वैल्यू नहीं आई है आपके पास। तो आप प्रॉम्प्ट उसको करें प्रॉपरली, आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेमी कॉलन लगा के इधर अगेन एस टी डी, और उसको प्रॉम्प्ट करते हैं यूज़र को सी। और प्रॉम्प्ट क्या है कि वो एज इट इज़ आउटपुट करें उसको, एंटर योर हाइट इन इंचज़। इंचज़ इसलिए लिख रहा हूँ कि वो जो भी उसकी इंचज़ में हाइट है वो उधर एंटर कर दें, और सेमी कॉलन। और फिर सी इन क्या करता हूँ हाइट में, अब वो प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट होगा आउटपुट पे, तो वो यूज़र को समझ आ रही होगी कि क्या वैल्यू एंटर करनी है। अब ये देखें, उसने जब मैंने कंपाइल किया तो उसने एरर जनरेट कर दिया। इधर आप देख रहे होंगे कि ये एरर लिखा हुआ आ रहा है, सीन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। उसको वो कह रहा है कि स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो वो चूंकि वो मैंने एस टी डी नहीं लिखाया था साथ, तो ये मुझे उसका स्कोप पूरा बताना पड़ा कि इस स्कोप में, एस टी डी स्कोप में है ये सीन। तो अब वो कंपाइल जब मैं करूँगा तो वो इसको रन करूँगा तो वो प्रॉपरली आउटपुट करेगा। देखें पहली लाइन पे आया एंटर योर एज, और फिर वो सी इन के लिए वेट कर रहा है एज में। मैं एज एंटर करूँगा, फिर वो कह रहा है एंटर योर हाइट इन इंचेस। वो नेक्स्ट लाइन उसने एग्जीक्यूट किया, वो यहाँ पे वेट कर रहा है। तो मैं कोई इंचेस में हाइट लिख देता हूँ और एंटर करूँगा, और ये नेक्स्ट लाइन उसने एग्जीक्यूट की जो कि ये है, योर एज इज़ 33 एंड योर हाइट इज़ 71। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये हमारा, और उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और ये वो अब वेट कर रहा है कोई की के लिए, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई।
ओके। अब आप क्या करें कि जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनको आप यूज़ करें। उनको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम कोई इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इनपुट ए, और आप ये कॉमा लगा के एक ही लाइन पे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को, सेमीकोलन। ये दोनों वेरिएबल्स, इनकी टाइप इंटीजर है, आप कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं एडिशन, सब सब्ट्रैक्शन, SUB, ऐड, एडिशन के लिए ADD सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मल्ट, डिव, और रिमाइंडर REM, और सेमीकोलन। ये मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर ये किए, और ये 2 इनपुट ए और बी। इनमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर हम ऑपरेटर यूज़ करके जो भी उनकी इनपुट ए और बी की एडिशन है वो ऐड में सेव करेंगे, असाइन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में जो है वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में मल्ट, और डिवीजन में डिवीजन, और इसको फिर हम आउटपुट करके देखेंगे। इस तरह से आप सी आउट करके एक प्रोग्राम खुद से आप कर सकते हैं। जस्ट प्ले विद दिस, प्रोग्राम करें, प्रैक्टिस करें। जैसे मैं लिखता हूँ यूज़र को कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे मैं सी इन कर देता हूँ किस में, इनपुट ए में, सेमीकोलन। यही 2 लाइनें मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे गेन ये यूज़ करनी है। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और एंटर द फर्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिख देता हूँ, सेकंड वैल्यू, और इनपुट बी, ठीक है। जब ये 2 वैल्यूज़ मैंने यूज़र से गेट कर ली हैं, इनपुट ए में और बी में, देन मैं क्या करता हूँ कि ऐड वेरिएबल में असाइन करता हूँ क्या, इनपुट ए, और फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज़ करता हूँ, और इनपुट बी। जो भी इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज यूज़र एंटर करेगा उनको प्लस करो और असाइन कर दो ऐड वेरिएबल में। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो सब में इनपुट ए माइनस इनपुट बी, सेमीकोलन, और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आप मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करें, और डिवीजन में डिवीजन को स्टोर करें। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा था। देन आप इसको सी आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। अभी आप जस्ट विद इन कोटेशन मार्क आप स्ट्रिंग लिखेंगे लिटरल, जैसे कि आप लिखें द एडिशन ऑफ स्पेस। यहाँ पे जब आप स्पेस लिखेंगे तो ये एज इट इज स्पेस भी प्रिंट आउट करेगा विद इन कोटेशन मार्क, ठीक है। द एडिशन ऑफ, इधर आप लिख दें इनपुट ए, और फिर कोटेशन मार्क एंड, और फिर आप मल्टीपल जो है वो चेनिंग आप कर सकते हैं इस तरह से, इनपुट ए एंड इनपुट बी, यानी जो भी वो वैल्यू है, और इक्वल साइन किसके इक्वल होगा, वो है हमारे ऐड वेरिएबल के पास। तो वो आउटपुट क्या करेगा, जो भी जो हम वैल्यूज़ करेंगे उनके एडिशन को वो इसमें ऐड में स्टोर कर देगा, और हमने उसको यहाँ पे इस आउटपुट कर दिया। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगी। वो ये सारा ये अब एरर वो क्यों जनरेट कर रहा है, ये सी और सीन, वो इसलिए कि वो स्कोप उसको नहीं मिल रहा है। तो ये बार बार मुझे वो STD लगाना पड़ता है, और साथ का स्कोप रेजोल्यूशन सब के लिए लिखना पड़ेगा। ये जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है मेरे लिए, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ
कि जब मैं अपना हेडर ऊपर लिखता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वो नेम स्पेस को जो है वो एक दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आप लिख दें यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि वो एसटीडी में है तो हम मैं उसको यूज़ करूँगा बार बार, तो वो उसका एक रेफरेंस मैं इधर लिख देता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो फिर मुझे ये बार बार यहाँ पे एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये प्रॉपरली कंपाइल करेगा और ये एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज वो एरर जनरेट करता। इसका एक ये भी तरीका है। तो यहाँ पे वो कह रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, सपोज मैं 20 देता हूँ और सेकंड वैल्यू जो है वो 15 दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, द एडिशन ऑफ 20 एंड 15 इज 35 कर दिया। ये एक सिंपल कैलकुलेटर बन गया। तो आप ये सारे जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब ऑपरेटर्स को यूज़ करें, उनकी आउटपुट करें, इसकी प्रैक्टिस करें और यूज़ करें। इसके अलावा मैंने आपको एक वो साइज़ ऑफ ऑपरेटर बताया था, उसमें हमने पढ़ा था। उसका क्या है कि वो आप सपोज वो सी आउट करता हूँ मैं और कोटेशन में रखता हूँ द साइज ऑफ इंटीजर इज़, तो यहाँ पे मैं जब साइज ऑफ ऑपरेटर साइज ऑफ लिखूंगा और पैरेंथेसिस में मैं डाटा टाइप लिख दूंगा जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी इंटीजर का साइज है वो रिटर्न हो जाएगा, जो कि 4 है। तो आगे फिर अगेन मैं जो है वो लिख देता हूँ विद इन कोटेशन मार्क्स बाइट्स और सेमीकोलन। ये जस्ट मैं एक आउटपुट कर रहा हूँ इस तरह से, सेमीकोलन एंड इधर यहाँ पे भी अगर मैं सेमीकोलन लिखूंगा ना तो ये उसको वैलिड समझेगा, क्योंकि वो इन स्पेसिस को वो जो है ना इस सेमीकोलन और इस लाइन के आगे उसको इग्नोर कर देता है कंपाइलर। तो बेस्ट वे तो यही है कि इसको आप ऐसे ही रहने दें। जो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, उसका साइज रिटर्न कर देगा। इसको मैं कंपाइल बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब ये देखें द साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, ये मुझे आउटपुट दे रहा है। इसी तरह से आप सब ऑपरेटर के साइज ऑफ सी आउट करके देखें अपने कंप्यूटर के ऊपर, कैलकुलेटर बनाएं, कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम लिखें और यूज़र से इनपुट लेके उनको उसको आउटपुट करके दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूज़र से बोलें कि वो जो टेम्परेचर है वो इनपुट करे सेंटीग्रेड में, तो उसको कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहीट में। उस फ़ारेनहीट का फार्मूला आप नेट से ले लें, उस वो प्लस माइनस डिवीजन ही होगा, उसका एक फार्मूला है, उसको वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें उस फार्मूला को, और फिर उस फार्मूला को आउटपुट कर दें कि ये फ़ारेनहाइट जो है वो ये है। यानी कोई भी आप मैथमेटिकल जो है वो अरिथमेटिक फंक्शन ऑपरेटर्स को यूज़ करके जो है वो सिंपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, उसकी आउटपुट करें यूज़र को, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, या उर्दू आईटी एकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस में थोड़ा सा काम करेंगे और मैं बताऊंगा कि इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। बाकी जो है वो कमांड्स और सिंटैक्स सेम ही रहेगा, और कुछ जो नई चीज़ें हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप को ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो सी प्लस प्लस का पसंद आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको कहा है वो थोड़े से मैथमेटिकल कोई भी कन्वर्जन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप जो कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, थैंक यू।